चलो चीकू, पेरू, मौसम्बी, एप्पल ले लो, केला केला ले लो, चीकू चीकू ले लो, अमृत अमृत। एकदम मीठा सेब, खाओ खाओ खाओ। अरे दादा अभी तक बोनी नहीं हुई है दादा। तो हम भी तो तुम्हारी बोनी ही करा रहे हैं ना। ऐसा मत करो, क्यों गरीब को लूट रहे हो? छोड़ो, अभी हमारा हाथ लग गया ना, तेरा कमाई दुगुना होगा। अब थोड़ा टैक्स तो लगेगा ना। अरे ऐसा मत करो दादा। अरे ऐसा मत करो, अरे दो ना, ऐसा मत करो दादा, बोलो ना दादा, ऐसा मत करो। देखो ऐसा मत करो, छोड़। अरे गुरदार, अरे कुछ नहीं, बस फल खा रहे हो, सेहत बना रहे हैं। तक आप 200 रुपए का फल खा गए दादा। अरे सोच लेना कि 200 टका का फल मंदिर में चला दिया दादा। अरे चलो भाई, फल खा लिए और सेहत भी बना लिए। बिल्कुल, चलो चलो दादा, मैं भी चलता हूँ। चलो गुरदार। दादा वो देखो सब्जी वाला। ओ दादा वो देखो कैसे भाग रहा है, देखो और बनाते हैं साले को। चल पला दादा, तुम्हें पता ही जाच्छे, तुम्हें पता ही जाच्छे दादा। ले गांव हो या शहर, ऐसे असामाजिक तत्व देश के हर कोने में पनपते हैं। जाहिर सी बात है कि इनके सर पर किसी का हाथ तो जरूर है, और किसका हाथ है ये समझना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। विधानसभा हो या संसद, इस देश में इन्हें पनाह देने वाले बहुत हैं। अम्मा, दूध नहीं है क्या? नहीं बेटा, सुबह ही खत्म हो गया था। अम्मा, सुबह के लिए जरा भी दूध नहीं है। बाबा को चाहिए होगा ना चाय के लिए, मैं नुक्कड़ से ले आऊं? हाँ जा, दराज में से पैसे ले लेना। और सुन, मैं सो रही हूँ, लाइट बंद करती हुई जाना। हाँ माँ। बबलू दादा, 4 रुपए का दूध देना। अरे बिटिया, 2 मिनट बाद आती तो दुकान बंद मिलती, मैं बस जा ही रहा था। ला। अच्छी है यार। लेके चले। बिल्कुल, निकलने दो उसको। बाबा आ गए? नहीं दादा। लो बिटिया। विद्या, ओ विद्या। जी दादा। अरे मैं तुझे ही बुलाने आ रहा था। क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो तेरे बाबूजी है ना, शिव कुमार जी, उन्होंने तुझे कोकिल रास्ते पे बुलाया। उन्हें रात में लौटने में लेट हो जाएगी, इसलिए तुझे कुछ देना है। अरे मैं तो तेरे ही घर आ रहा था, वो तो तू अच्छा हुआ कि मिल गई। अब जल्दी जा, उन्हें वापस काम पे भी जाना है। जा 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 जा।
बाबा नहीं है यहाँ पर। बाबा से मिलना है? चल तुझे बाबा से मिलाते हैं। पार्वती, अरे कहाँ गए लोग? पार्वती, पार्वती, विद्या, पार्वती, अरे क्या हुआ? दरवाजा बाहर से क्यों बंद है? विद्या कहाँ? विद्या अभी तक आई नहीं। वो तो काफी देर पहले दूध लेने गई थी। क्या? दूध ले? विद्या, विद्या, अरे कहाँ गई थी वो? वो बबलू की दुकान से दूध लाने गई है। वो अभी तक लौट कर नहीं आई, तुमको पता तो करना चाहिए था। विद्या, 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 विद्या नहीं मिल रही है। विद्या, 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 बबलू, वो तुम्हारी दुकान पर कब आई थी? मेरी दुकान पर 11:30 बजे दूध लेने आई थी, फिर वो निकल गई। मैं 12:15 बजे घर पहुंचा तो मेरा घर बाहर से बंद था। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? तू जल्दी चलिए ना, गांव में ढूंढते हैं। चलो 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 चलो। विद्या, 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 उधर देखिए आप। विद्या, 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 मेरी बच्ची। शिव दादा, विद्या को ढूंढते हुए हमें पूरे 5 घंटे हो गए। निश्चय ही उसके साथ कुछ हुआ है। हमको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। हाँ। चलो दादा, चलो चलिए। चलो चलो। हो सकता है गांव के बाहर कहीं चली गई हो। नहीं नहीं साहब, गांव के बाहर कहाँ जाएगी, बच्ची है साहब। अरे पर तुम लोग ही कह रहे हो ना कि गांव में ढूंढ लिया, नहीं मिली ना, इसका मतलब गांव के बाहर गई है। नहीं, वो बस बबलू की दुकान पर दूध लेने गई थी, वहां से सीधे घर ही वापस आ रही थी। ऐसा तो तुम कह रहे हो कि वापस आ रही थी। बुआ जी सर। मिसिंग कंप्लेंट लिख लो। अच्छा ठीक है सर। सुबह तक देखते हैं, नहीं मिलेगी तो फिर ढूंढेंगे। चलो यशो, कंप्लेंट लिखी दे। आशो। शिव दादा, शिव दादा, शिव दादा, शिव दादा, वो विद्या खेत में बहुत बुरी हालत में, जल्दी आइए। लड़की की माँ को छोड़ के आप सब लोग बाहर जाइए।
बेटी को पुलिस थाने ले जाओ, रिपोर्ट लिखवा दो। लेकिन डॉक्टर साहब, हुआ क्या उसे? तुम्हारी बेटी का बलात्कार हुआ है, बहुत बुरी हालत है उसकी। विद्या के साथ जो हुआ वो बहुत ही क्रूर और घिनौना था। उस वारदात के पीछे गांव के जाने माने गुंडों का हाथ था, लेकिन आगे जो विद्या के साथ हुआ वो और भी ज्यादा शर्मनाक था। साहेब कुछ देर के लिए घर गया है, आप लोग यहीं पर बैठो, कुछ देर में आ जाएगा। कहाँ मिली है? सब वो पास के खेत में, जब रात को हम लोग वापस जा रहे थे तब। तुम तो कह रहे थे तुमने पूरे गांव में से ढूंढ लिया, फिर पास के खेत में कहाँ से मिल गई? रात के अंधेरे में हमको दिखाई नहीं दिया था सब। क्या हुआ इसके साथ? हमारी बेटी के साथ बहुत अत्याचार हुआ है सब। हाँ हाँ, पर हुआ क्या है? वो कुछ लोगों ने। इसको बोलने दो। विद्या नाम है ना तुम्हारा? क्या हुआ? कहाँ गई थी रात को? क्या चाहते हो तुम लोग? मुझे घर जाने दो। पक्का यही 5 लोग थे? बिरजू, बिनोय, दिवेश, जगत और तपन हालदार? जी साहब, मैं जानती हूँ उन लोगों को, इसी गांव में रहते। सब इन लोगों ने सबका जीना हराम कर रखा है, सारा गांव इन लोगों से परेशान है साहब। वो तुम हम पे छोड़ दो, हम देख लेंगे। गुहा जी सर। इस लड़की को मेडिकल के लिए लेके जाओ, फिर वापस आने के बाद कंप्लेंट लिखना। पहले हमें तो पता चले कि सच बोल रही है कि झूठ। चलो आओ, तुम लोग कंप्लेन लिख लेता हूँ, आ जाओ। पुलिस को कंप्लेंट रजिस्टर करने में पूरा 1 दिन लग गया। क्या उसी समय विद्या द्वारा बताए गए उन 5 गुंडों को हिरासत में लेना इतना मुश्किल था? क्या उन 5 गुंडों का पिछला रिकॉर्ड इतना साफ था कि पुलिस को विद्या की बात पर यकीन ना हो? या फिर जानबूझकर उन गुंडों को खुला रहने दिया गया था ताकि वो और आतंक फैला सके? उस रात पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाकर विद्या अपने माता पिता के साथ घर वापस लौट रही थी।
तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तूने मेरे और मेरे दोस्तों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। अब वो कर। अब जा पुलिस के पास, शिकायत लिखा के दिखा। जीजा जी, अगर ये गुंडे विद्या को उठा ले गए हैं तो हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते ना। चलिए अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं। पुलिस की करबे, अगर उन्हें गुंडा लोग को पकड़ना होता तो काल ही ना पकड़ लिया होता। আমি কি বলছি, हम लोगों को बिरजू, तपन, जगत, बिनोय और दिवेश के घर वालों से जाकर के बात करनी चाहिए। चलिए जीजा जी, बात करते जाके। मुझे पता नहीं वो कहाँ है, वो तो घर नहीं आता। अरे बिरजू और उसके दोस्त बिटिया को उठा ले गए हैं, छोटी बच्ची है वो। पहले ही उसके साथ इतना बुरा कर चुके हैं। हम आपसे विनती करते, हमें बता दीजिए वो कहाँ है। हमें जाने ना बिरजू कहाँ है, वो तो कभी घर नहीं आता। आप लोग समझते क्यों नहीं? लेकिन आप ये रहा। गुरु, तू तो बिरजू का दोस्त है ना? वो लोग विद्या को पता न कहाँ है वो लोग। पागल हो गए तुम लोग? मुझे क्या बिरजू और उसके दोस्तों का पता लगाने के अलावा कोई दूसरा काम धंधा नहीं है? हुआ क्या है? बिरजू और उसका दोस्त तपन, बिनोद, जगत और दीपेश विद्या को उठा ले गए। हमें बताओ कहाँ है? ओ दादा, आवाज जरा नीचे रखो। हम लोग को नहीं पता वो लोग कहाँ हैं, और आवाज ऊंची करने से तुम लोगों को तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं मिल जाएगा। तुम लोग थाने गए थे ना शिकायत करने, अब जाओ वहीं देखो वो तुम्हारी क्या मदद करते हैं। चलो जीजा जी, चलो छोड़ो, हम बता छोड़ो ना, चलो। मेरी बच्ची को कहाँ ले गए होंगे, न जाने क्या हालत की होगी। मेरी बच्ची। आधे घंटे बाद इसे होश आया तो इसने बताया इसके साथ क्या हुआ है। और आप लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी? जी हाँ, हम लोग शिकायत लिखवा कर वापस आ रहे थे, तभी वो लोग इसको उठा कर ले गए। हमारे हिसाब से आप लोगों को दोबारा उसी थाने में जाकर एक और रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए। वो लोग सब संभाल लेंगे। गुंडों को सजा दो, सजा दो, सजा दो।
देश में हर रोज होते बलात्कार के केसेस में एक और केस जुड़ गया है। एक 16 साल की लड़की के साथ एक बार नहीं 2 बार गांव के गुंडों ने बलात्कार किया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया, पर वो बच गई। लेकिन चौंकाने वाली बात नहीं है कि अब तक पुलिस ने उन गुंडों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। सर, वो मीडिया वाले आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। उनको बोलो मैं बिजी हूँ, अपना काम करूँगी, उनके सवालों का जवाब दूँ। और ये क्या नाटक लगा के रखा है तुम लोगों ने? पहली बार जब तुम लोग आए थे तो तुम्हारा रिपोर्ट दर्ज किया था ना। अब हमको कैसे पता होगा कि फिर से तुम्हारी बेटी को उठा के ले जाएंगे? बताओ दूसरी बार क्या हुआ? एक हुआ, कंप्लेंट लिखो इनका। बोलून हुआ, कंप्लेंट इन्हें पढ़ के सुनाओ। जी सर। हाँ तो सुनुन, 4 नवंबर 2013 ते विद्या मिश्रा कन्या श्री शिव कुमार मिश्रा और श्रीमती पार्वती मिश्रा मामा श्री प्रताप मिश्रार सामने नालिश करी से নিন সাইন করুন। गुंडों को सोजा दो, गुंडारा चलबे ना। सर आप उस दिन भी गुंडों को गिरफ्तार कर सकते थे जिस दिन ये कंप्लेंट फाइल हुई थी। देखिए, हमें कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं। बहुत दुख की बात है कि हमारे एक्शन लेने से पहले ही ये वारदात दोहराई गई। सर, उन 5 गुंडों को सभी जानते थे, फिर भी आप उन्हें पकड़ने में इतना वक्त लगा रहे हैं। क्या उनके ऊपर किसी पार्टी या किसी लीडर का हाथ है जिसके लिए आप उन्हें पकड़ने में हिचकिचा रहे हैं? आपके सवाल खत्म हो गए हो तो हम अपनी ड्यूटी करें। सर आखिरी सवाल, हमें उन्हें अरेस्ट करने जाना है मैडम। सर क्या आप विद्या और उसके परिवार को प्रोटेक्शन दे रहे हैं? सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि उन गुंडों के साथ और भी लोग मिले हुए हैं। पुलिस ये अच्छी तरह से जानती है कि वो उन पर फिर से हमला कर सकते हैं। हम पहले उन्हें अरेस्ट कर लें, फिर देखेंगे क्या करना है। सर एक सवाल सर उन गुंडों को आप कब तक पकड़ेंगे? पहले उनको अरेस्ट कर रहे फिर बात करें। सर, उन 5 से बात हो गया है। वो सब गांव के मंदिर के पास ही है। ये बिरजू और उसके दोस्त, इन लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि इनकी इन हरकतों की वजह से हमें कितनी परेशानी होती है। क्या तुम लोगों ने कितना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है? अरे की होलो, क्या हंगामा? आपके ऑर्डर पर सरेंडर तो कर रहे हैं ना। चलो गाड़ी से पहुंच। चलो तातरी चलो, आसो आसो। चलो चलो तातरी। देखो, हमको जो बोला गया है उसके हिसाब से ही कांस्टेबल तुम्हारे घर के बाहर छोड़ के जा रहा हूँ। ये दिन रात तुम्हारे घर के बाहर ही रहेंगे, पर फिर भी अच्छा यही रहेगा कि विद्या घर के अंदर ही रहे। 16 साल की बच्ची हो, अभी भी सदमे में है सर। तुमको क्या लगता है मैं ये सब समझता नहीं हूँ? मुझे कुछ पता नहीं। तुम अपनी बेटी को संभालो, सावधानी बरतो, और हाँ, उसे एक बार पुलिस स्टेशन आना होगा उन 5 की पहचान करने के लिए। ठीक सर। अब जाओ और ध्यान रखो उसका। कावे जगत बहुत ढीले लग रहे हो। हाँ यार, मच्छरदानी सोए नहीं रात में क्या? मच्छर बहुत है। दादा, जगत के लिए मच्छरदानी मंगवा दो, सोए नहीं जाए। बातें नहीं, चलो लाइन में लगो सब लोग, चलो लाइन में।
আরে লাইনই তো আছে। यहाँ जाली से देखो, ये वही 5 लोग हैं ना? यही थे। विद्या के लिए कुछ सोचना होगा, उसे इस सदमे से बाहर निकालने के लिए कुछ करना होगा प्रताप। उसकी हालत बहुत नाजुक है, वैसे ही बहुत कुछ झेल चुकी है वो। कुछ दिन बीत जाने दो। पार्वती जी, कैसे हैं आप? वो सुना मैंने, वो आपकी लड़की के साथ जो हुआ ठीक नहीं हुआ, पर जो अब होना था वो तो हो चुका है। अब बातों को और खींचने से क्या फायदा? क्या मतलब है तुम्हारा? शिकायत वापस ले लो अपनी। बरसों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अरे अपनी बेटी पे ध्यान दो, कहाँ इन सब चक्रों में पड़े हो? पिस जाओगे। बाबूजी, इस मामले को ठंडा होने दो, ज़्यादा खींचने का कोई फ़ायदा नहीं, इसमें आपका ही नुकसान होगा। अरे विद्या के साथ जो हुआ वो पूरे गांव को पता चल चुका है। अब कल को उसके लिए कोई लड़का देखने जाओगे तो सोचो क्या होगा। ओ शिव दादा, क्यों इतना झंझट कर रहे हो? केस वापस ले लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। साहब, घर के अंदर तो सब ठीक है क्योंकि बाहर कांस्टेबल है, लेकिन बाहर गांव में लोग खुलेआम जीजाजी और दीदी को धमका रहे हैं साहब। और विद्या कब तक घर के अंदर बंद रहेगी साहब? क्यों? इस हालत में भी उसे बाहर घूमने जाना है? मुझे लगता है इस हालात में तुम्हें उसकी सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए, ना कि बाहर घूमने फिरने के बारे में। और एक बात मैं साफ साफ बता दूं कि मेरे पास तुम लोगों के घर के बाहर तक सिक्योरिटी देने की ताकत है। पूरी पुलिस फोर्स को तुम्हारे पीछे नहीं लगा सकता कि जब भी तुम लोग घर के बाहर निकलो तो पूरी पुलिस फोर्स तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए तुम्हारे पीछे पीछे घूमे। अब तुम लोग कोई वीआईपी तो हो नहीं। बेटा, जो हुआ उसे भूल जाओ। अब जितना सोचेगी उतना ही दर्द होगा। सबकी भलाई इसी में है कि ये सब भूल जाओ। पार्वती, अब उसे रात में कभी भी इस तरह से अकेले मत भेजना। पहले ही इन सब बातों का ध्यान रखा होता तो ये सब नहीं होता। उसे रात में अकेले जाने ही नहीं देना चाहिए था। बेचारी बच्ची है, उसे तो ये सब सहना ही है, और साथ में तुम सबको भी। लोगों की बातें चुभती है। हम करें क्या? जब देखो तब कोई ना कोई आके धमकी देकर चला जाता है। पुलिस भी हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। और अगर वो लोग
वापस आ गए तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बात बोलूं जीजा जी? बोलो। आप लोग मेरे साथ शाकाती चलो, मैं आप लोगों के लिए वहाँ एक घर ढूंढ लूँगा, अच्छा रहेगा। वहाँ आप लोगों को कोई पहचानता भी नहीं होगा। मुझे लगता है प्रताप ठीक कह रहा है। नई जगह में आप लोगों को कोई परेशान भी नहीं करेगा और ये सब चीज़ें पीछे छूट जाएगी। जीजा जी, मुझे एक घर मिला है, मेरे घर के पास में ही है, आप लोगों के लिए बिल्कुल सही रहेगा। वहाँ जाकर काम भी तो ढूंढना पड़ेगा ना। उसके बारे में चिंता मत करो, काम मिल जाएगा। जगह बदलना आप सबके लिए अच्छा रहेगा, खास तौर पर विद्या के लिए। और तुम लोग जा कहाँ रहे हो? कोलकाता के पास एक छोटी सी जगह है, वो विद्या अभी भी सदमे में है। जगह बदलना उसके और उसके परिवार के लिए अच्छा रहेगा साहब। साहब आपसे विनती है कि हमें इस गांव से बाहर निकलने के लिए पुलिस की मदद चाहिए होगी, ताकि हमारे नए पते के बारे में किसी को पता ना चले। ठीक है, तुम लोगों को छोड़ के आने के लिए 2 कांस्टेबल और पुलिस की गाड़ी दे रहा हूँ, पर अगर गांव में किसी को पता चल गया तो मेरी गलती नहीं होगी। ठीक है। विद्या का परिवार गांव छोड़कर चला गया, इस जिल्लत और रोज रोज के तानों और धमकियों को पीछे छोड़ के। उनके साथ बुरा हुआ था, लेकिन फिर भी एक गुमनामी की जिंदगी उन्हें ही चुननी पड़ी। लेकिन क्या उनकी तकलीफों ने उनका पीछा छोड़ा? जहां वो गए थे, क्या वहां उनका परिवार सुरक्षित था? पार्वती, मैं निकल रहा हूं। दोपहर को खाने के बाद मैं बाहर जाऊंगी सामान लाने। तू घर पे ही रहना, कोई भी आए तो दरवाजा मत खोलना। ठीक है। विद्या, दरवाजा बंद कर। बौदी, কেমন আছো? शिव कुमार जी और विद्या कैसे हैं? अब तुम्हें क्या चाहिए? ना ना, वो तो मैंने आपको देखा तो आपका हालचाल पूछने चला है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। विद्या, विद्या, दरवाजा खोलना हो। अंदर जा तू। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं। रुक, दरवाजा मत खोलना। माँ कौन है दरवाजे पे? तू यहीं पे रुक, मैं देखती हूँ। अरे बौदी, आप ऐसे भाग के क्यों आ गई? क्या चाहिए तुम्हें? क्यों आए हो यहाँ पे? मैं यहाँ अपने एक रिश्तेदार से मिलने आया था।
वो इसी मोहल्ले में रहता है। और संजोग की बात यह है कि ये घर भी मेरे काका का ही है, और उन्होंने ही मुझे बताया कि ये घर आपने किराए पे लिया है। आप इतना डर क्यों रही हैं? मैं जानता हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं, किंतु सोचती अब मेरा बिरजू और उसके दोस्तों से कोई लेना देना नहीं है। मैंने उससे अपने सारे नाते तोड़ लिए हैं। मैं समझ गया हूँ कि वो एक नंबर का गुंडा है। बहुत अफसोस है कि आपको और आपके परिवार को इतनी सारी परेशानी हुई, खासकर विद्या को। कैसी है वो? घबराओ मत, मेरी बात का विश्वास करो। हाँ मैं समझ गई। तुम्हें और कुछ काम था? ना ना, बस सोचा एक बार आपसे बात कर लूँ। अगर कोई मदद चाहिए तो मुझे बता देना, ठीक है? अच्छी गुरु, गाँव में किसी को मत बताना कि हम यहाँ रुके हुए हैं। ना ना बौदी, चिंता करो ना, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। नमस्कार। क्या? ये कब हुआ? आज दोपहर को। ये घर लेते वक्त मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला। अब क्या करें? यहाँ से कहीं और चले क्या? मुझे लगता है ये लोग सच ही बोल रहे होंगे और दोबारा शायद यहाँ ना आए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, किन पे भरोसा करना चाहिए किन पे नहीं। मुझे लगता है इस बारे में हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। पार्वती, तुम तो कह रही थी कि तुम पबूजा से आई हो। हाँ हाँ, हम पबूजा से आए हैं। ममता तो कह रही थी कि तुम लोग रुईबागाची से आए हो। विद्या के साथ वहाँ कुछ हो गया था, इसलिए चले आए यहाँ। हाँ बोला। तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव में कोई पुलिस केस हुआ था क्या? नहीं नहीं, तुमको किसने बोला? अरे वो विश्वजीत बता रहा। नहीं, सब लोग बातें कर रहे हैं। पता है। इस सब से बचने के लिए तो हम यहाँ आए थे। क्या गुरु यहाँ पर यही खबर फैलाने के लिए आया था? गोदी, सुनो तो, घर पे सब ठीक है ना? क्यों हमारे पीछे पड़े हो? अरे मैं आपका शुभचिंतक हूँ, ये बात आप समझती क्यों नहीं है? तुम्ही ने विद्या और हमारे बारे में सारी बातें यहाँ पर फैलाई है ना? क्या चाहते क्या हो? अपनी पुलिस कंप्लेन वापस ले लो। अब देखो, इससे किसी का क्या फायदा? तो इसलिए आए हो यहाँ हमें ढूंढते हुए? कंप्लेन वापस ले रही हो या नहीं? मुझे मेरे पति से बात करनी होगी। अम्मा संभाल के। तू बना ले। अम्मा क्या हुआ है बताओ ना। कुछ नहीं, तू बना। प्रताप बाहर काम से गया है, उसे वापस आ जाने दे, फिर बात करते हैं। शायद हमें शिकायत वापस ले लेनी चाहिए। उन्हें पता है हम कहाँ हैं। अगर यहाँ पर आकर कुछ कर दिया तो कब तक भागते फिरते रहेंगे? विद्या के माता पिता को लगातार केस वापस लेने के लिए धमकियां मिलती रही। उनके आस पड़ोस के लोग जिनसे हमदर्दी की उम्मीद की जा सकती थी, वो भी ताने ही दे रहे थे। हैरानी की बात यह है कि इस वारदात के 1 साल पहले दिल्ली के उस केस में सारे देश भर में उस 23 साल की लड़की के लिए हमदर्दी उमड़ पड़ी थी। लेकिन विद्या और उसके माता पिता के लिए मुसीबतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी।
अगर वो अपनी शिकायत वापस नहीं लेते हैं तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। लगता है जो सोचा तो वही करना पड़ेगा। इससे पहले कि मुश्किल और बढ़े, इस मामले को यही निपटाना पड़ेगा। और समझा लिए। विद्या, 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 हमारी विद्या की हालत कैसी है? आप डॉक्टर साहब से पूछिए, वही ठीक से बता पाएंगे। विद्या बेटा, कैसी है तू? वो बहुत बुरी तरह से जल चुकी है। उसके बॉडी में लगभग 75% बर्न्स है। हमने अपना इलाज शुरू कर दिया, लेकिन अभी काफ़ी काम बाकी है। वो कुछ बोल ही नहीं रही। उसका मुंह जल गया है, गला जल गया है, और बोलने की हालत में आने तक उसे थोड़ा समय लगेगा। साहब, उसकी माँ जब घर लौटी तो दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन पड़ोसियों ने उन दोनों मुकेश और गुरु लाहिरी को सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखा था साहब। वो लड़की इस वक्त किस अस्पताल में है? साहब, भौशाख हॉस्पिटल में है साहब। ठीक है, पहले हम घर जाकर के जांच पड़ताल करते हैं, उसके बाद हॉस्पिटल जाकर देखेंगे कि वो बयान देने लायक है या नहीं। नहीं साहब, हमने उस समय चीखने की कोई आवाज नहीं सुनी थी। बल्कि हमें तभी पता चला जब हमने पार्वती की चीख सुनी और हम लोग तुरंत ऊपर भागे। सर, लगता है उसने इस स्टोव का सारा केरोसिन खुद पे डालकर खुद को जला दिया है। सारा सैंपल ले लो। ठीक है सर। सर, अटेम्प्ट टू सुसाइड का केस लग रहा है। हाँ, हो सकता है। चलो अस्पताल चलकर देख लेते हैं वो लड़की बयान देने की हालत में है या नहीं। देखो, पहले तो ये कोई बर्न्स हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ जले हुए लोगों का अलग से इलाज करने की कोई व्यवस्था नहीं है, ना तो आईसीयू में और ना ही किसी और वार्ड में कोई जगह है। लेकिन डॉक्टर साहब, उसकी हालत बहुत ख़राब है। इस मामले में मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तुम सुपरिटेंडेंट से जाके मिलो, हो सकता है वो तुम्हारे लिए कुछ कर सके। और वैसे भी ये पुलिस का मामला है, और पुलिस केस में तुम्हें उनसे तो बात करनी ही होगी। विद्या, क्या तुम बता सकती हो तुम्हारे साथ क्या हुआ? साहब, ये उन कंप्लेंट्स की कॉपी है जो हमने रूई बागची पुलिस थाने में दर्ज करवाए थे। और जहाँ तक मुझे पता है, ये सारे आरोपी अभी जेल में हैं। और ये दोनों, मुकेश और गुरु लाहिरी, इनके दोस्त हैं साहब। और इन्होंने कई बार मेरे दीदी और जीजा जी को धमकाया है। वो लोग हमारे पीछे पड़े थे साहब।
वो चाहते थे कि हम अपनी शिकायत वापस ले लें। हाँ, तो हो सकता है कि आप लोगों के जाने के बाद वो लोग उसे डराने धमकाने आए हो। पता नहीं साहब। क्या तुम्हारी बेटी विद्या को ये मालूम था कि वो लोग तुमको धमकियां दे रहे? जी नहीं साहब, हमने उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। वो वैसे ही इतना कुछ सह चुकी थी साहब। देखो, हमने घर की जांच की है और उसको देखकर यही लगता है कि वहाँ पर वो लोग उसे डराने धमकाने आए थे और उसके बाद में उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। हम लोग सुसाइड की एफआईआर दर्ज कर लेते हैं, लेकिन कोई भी एक्शन लेने से पहले हमें विद्या के स्टेटमेंट का इंतजार करना पड़ेगा। स्टेटमेंट का इंतजार करना पड़ेगा। पड़ोसियों ने जिन मुजरिमों को देखा था, लड़की के परिवार ने जिनकी जानकारी दी थी, वो अब भी कहीं भाग जाने के लिए आजाद थे। इस घटना के पहले पुलिस में 2 और कंप्लेंट्स दर्ज करवाई जा चुकी थी, लेकिन फिर भी विद्या के बोलने का इंतजार हो रहा था। उन गुंडों के अत्याचार के बाद जो पीड़ा और यातना विद्या और उसके परिवार वालों ने हमारी कानूनी व्यवस्था की वजह से सही थी, उसका कोई अंत नहीं था और अस्पताल पहुंचकर भी उनकी यातनाएं खत्म नहीं हुई थी। देखो, इस वक्त फ्री वाला बेड तो कोई खाली है नहीं। हाँ, अगर तुम थोड़ा पैसा खर्चना चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक बेड का इंतजाम कर सकता हूँ। साहब, उसको एक अच्छे वार्ड में भर्ती करवा दीजिए, उसकी हालत बहुत ख़राब है। मैं तुम्हें एक लिस्ट देता हूँ, इससे तुम देख के डिसाइड कर लो कि तुम्हें कितना पैसा खर्चना है। देखो, ये कुछ दवाइयाँ हैं, इनको लेकर आए। डॉक्टर साहब, विद्या पर इलाज का कुछ भी असर नहीं हो रहा है। इस हॉस्पिटल में कोई बर्न स्पेशलिस्ट नहीं है, फिर भी हम लोगों से जो बन पड़ रहा है हम लोग कर रहे हैं। वैसे अच्छा होगा अगर तुम लोग इसे किसी बर्न स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ले। डॉक्टर साहब, आप ही बता दीजिए उसे कहाँ लेके जाए। DC सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में देख लो, वहाँ इसका इलाज अच्छे से हो सके। इस वक्त हमारे पास कोई भी बेड खाली नहीं है। विद्या 75% जल चुकी है, उसको इलाज की बहुत ज़रूरत है। देखो, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। जब कोई बेड ही नहीं खाली तो फिर हम पेशेंट को कहाँ रखेंगे? तुम ऐसा करो, कल आओ, फिर देखते हैं। नहीं, आज भी कोई बेड खाली नहीं। आज भी कोई बेड खाली नहीं, लेकिन कल तुम्हें मिल सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन तुम्हें बौशाक हॉस्पिटल से रेफरेंस लेटर लाना होगा, उसके बिना हम पेशेंट को एडमिट नहीं कर सकते। देखिए, मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि मैं आपको ऐसे रेफरेंस लेटर नहीं दे सकता। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको डिस्चार्ज लेटर दे सकता हूं, ठीक है? उसके लिए आपको बॉन्ड साइन करना होगा कि अगर हॉस्पिटल चेंज करते वक्त विद्या को कुछ हो गया तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब हम क्या करें साहब? सुपरिटेंडेंट साहब भी ऑफिस में नहीं है। देखिए, आपको प्रसन्नजीत जी के ऑफिस में आने का इंतजार करना ही होगा। मैडम, वो बहुत बिजी है, मैं कुछ कह नहीं सकती है कि कब तक वापस आएंगे। मैडम, यहाँ से अगर रेफरेंस लेटर नहीं मिला तो DC अस्पताल में हम विद्या को भर्ती नहीं करा पाएंगे। देखिए, मैंने प्रशांतजीत सर को आपके लेटर के बारे में बता दिया है। आपको उनके हॉस्पिटल आने तक का वेट करना ही पड़ेगा। हाँ साहब, हाँ साहब, मैं आपको फ़ोन करने ही वाला था साहब। प्रताप, मैं तुम्हें कब से स्टेटमेंट देने के लिए फ़ोन कर रहा हूँ, तुम आए नहीं। कहाँ हो? वो सब विद्या के इलाज के लिए थोड़ा भागा दौड़ी कर रहा था साहब, इसीलिए। क्या वो बोलने की हालत में है? हाँ साहब, कल वो थोड़ा सा बोली थी। अरे तो बताना चाहिए था ना, उसका स्टेटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। विद्या, क्या आप थोड़ा जोर से बोल सकती हैं? उसका गला सूख गया होगा, उसे थोड़ी चाय पिलाते हैं, हो सकता है उसके बाद कुछ ये बोले। अब मैं इसका स्टेटमेंट लेने जा रहा हूं। परिवार वालों को बाहर रहना होगा।
सब कुछ बदल गया है। क्या क्या बदल गया साहब? विद्या के बयान के हिसाब से सब कुछ बदल गया है। उसने खुदकुशी करने की कोशिश नहीं की। उसने जो कहा उसके हिसाब से तो ये अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनता है। कौन है? कौन है? कैसी हो विद्या? अम्मा घर पे है? नहीं, अम्मा बाजार गई है। हमें उनसे कुछ काम था, कुछ बात करनी थी। आप लोग बाद में आ जाइए, अभी है नहीं वो। अगर तुम्हें ठीक लगे तो क्या हम लोग अंदर इंतजार कर सकते हैं? डरो मत विद्या, हमारी बात तुम्हारे अम्मा बाबा से पहले ही हो चुकी है। क्या है कि अम्मा को गांव में कुछ काम है, इसलिए हम दोनों आए हैं। क्या चाहिए तुम लोगों को? तो चाहिए था, कब से तेरी अम्मा को बोल रहे हैं। इतनी बार कहा कि पुलिस कंप्लेंट वापस ले ले, लेकिन उसने सुना ही नहीं। अगर सुन लेती तो सबके लिए अच्छा होता। हम एफआईआर बदल कर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज कर रहे हैं। बिरजू साहब आप ही सोचो, जब से आप इधर ले आया हो तब से यहीं है, जेल से कहीं बाहर गए ही नहीं। तो यहाँ बैठे बैठे हम क्या कर सकते हैं? बिरजू मुझे अच्छे से पता है, गुरु और मुकेश तुम लोगों के बहुत अच्छे दोस्त हैं। साहब आप दोस्त हैं तो क्या होगा? अब अगर उन लोगों ने ऐसा कुछ किया है तो उसके लिए हम लोग कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? साहब हमारा तो भीतर ही है, हम लोगों को क्या पता है लड़की किधर है। तो फिर उन लोगों को डराने धमकाने का सवाल ही नहीं उठता। और सच्ची में साहब, हमें तो ये भी नहीं पता कि मुकेश और गुरु ने किया है, और कहाँ मिलेंगे ये भी नहीं पता। वो दोनों गांव में नहीं है, हम उनके रिश्तेदारों से पूछताछ कर रहे हैं। आप हमें इन दोनों के फोटोग्राफ्स भिजवा सकते हैं, क्योंकि इस केस के बारे में खबर हर तरफ फैल रही है और हम पर भी दबाव बहुत बढ़ रहा है। ये केस तो सचमुच सरदर्द बन गया है। ठीक है, मैं आपको उन दोनों के फोटोग्राफ्स फैक्स करवाता हूँ। देखो प्रताप, हम जानते हैं कि आज इस केस की चर्चा चारों तरफ हो रही है, लेकिन तुम बिल्कुल मत घबराओ। विद्या का अच्छे से अच्छा इलाज अब हम करें। मैं और मेरे जीजा जी कई दिनों से काम पे नहीं जा पा रहे, हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है देने के लिए। आप हमें रेफरेंस लेटर दे दीजिए, हम कैसे भी आपके अस्पताल का पैसा लौटा देंगे साहब। अरे कैसी बातें कर रहे हो प्रताप, विद्या के इलाज का सारा खर्चा अब हमारा अस्पताल उठाएगा, यह हमारा फर्ज है। विद्या मिश्रा, हम लोग तुम्हारा बयान सीआरपीसी सेक्शन 164 के तहत रिकॉर्ड कर रहे हैं। बिल्कुल मत घबराना, हमें सब सच सच बताना।
क्या वो दोनों यही हैं? वो आखिरी बार उसकी जान ले गया। एक 16 साल की लड़की ने दम तोड़ दिया, लेकिन मौत के बाद भी उसे और उसके परिवार को शांति नहीं मिली। सर उस लड़की विद्या की मौत हो चुकी है। व्हाट? सर सब जगह खबर फैल गई है, मीडिया यहाँ तक पहुँच गई और अब सिचुएशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है सर। उस लड़की की बॉडी कहाँ है सर? सर अभी बौशाक हॉस्पिटल। लड़की के घर वालों ने अस्पताल वालों से बॉडी को कोल्ड स्टोरेज में रखने की दरख्वास्त की है। सर उनके गाँव से कुछ रिश्तेदार वहाँ पर आने वाले हैं। ये मामला हमें बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकता है, हम सब उलझ जाएंगे, कुछ करना होगा। मैंने हॉस्पिटल को बॉडी संभाल के रखने के लिए कह दिया है। आप लोग चाहो तो उसे कोल्ड स्टोरेज में भी रख सकते हो। प्रताप भाई, तुम लोग अभी अपने घर जाओ, मैं यहाँ विद्या की बॉडी को कोल्ड स्टोरेज में रखवा दूँगा और घर पे उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां भी तो करनी है। अब तक तो कई रिश्तेदार भी आ चुके हैं। तुम यहाँ का चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। आपका बड़ा एहसान होगा देवाशीष दादा। अरे इसमें एहसान की कोई बात नहीं है प्रताप, हम पड़ोसी हैं तो ऐसे में एक पड़ोसी। देवाशीष दादा, ये विद्या का डेथ सर्टिफिकेट। ठीक है, अब नीचे मैं छोड़ देता हूँ। चलिए। ये एम्बुलेंस कहाँ जा रही? सर विद्या की बॉडी को कोल्ड स्टोरेज रखवाने ले जा रहा हूँ। नहीं रुको, हमें चेक करना है। लेकिन सर हम इसे ले जाएंगे। इस बॉडी को यहाँ से सीधे शमशान घाट ले जाना होगा। लेकिन सर विद्या के परिवार वाले कोई है नहीं यहाँ पे, वो घर पे इसके अंतिम संस्कार का इंतजाम कर रहे हैं। देखो हमारे पास ऑर्डर्स हैं, इस लाश को सीधे शमशान घाट ले जाना होगा। तुम भी चलो। लेकिन सर बढ़ाओ इसे। मेरी बात तो सुनिए सर, उसके परिवार वाले को तो आने दीजिए सर। अरे वो आदमी कहाँ गया? अरे अभी तो यहीं था। कोई बात नहीं, लड़की के घर वाले को खबर कर दो कि सीधा शमशान घाट पहुंच जाए। हाँ ठीक है, चलो। हाँ देवाशीष दादा बोलिए, सब ठीक है ना? नहीं प्रताप, कुछ ठीक नहीं है भाई। हम जैसे ही अस्पताल से निकल रहे थे एम्बुलेंस को लेकर, वहाँ पे पुलिस आ गई अचानक, हमारी एम्बुलेंस रुकवा ली और हाँ उनके साथ वो कोलकाता पुलिस वाले भी थे वहाँ पर, और वो लोग विद्या की बॉडी को सीधा शमशान घाट ले गए। क्या? हाँ भैया, मैं तो वहाँ से किसी भी तरह भाग निकला, लेकिन वो विद्या की डेथ सर्टिफिकेट मेरे पास ही है। हेलो साहब, मैं प्रताप मिश्रा बोल रहा हूँ। प्रताप तुम लोग सीधे शमशान घाट पहुंच जाओ, विद्या की बॉडी को हम वहीं ले जा रहे हैं। साहब इतनी जल्दी क्या है, हम उसे कोल्ड स्टोरेज में रखवाने वाले थे और अभी उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां बाकी है। प्रताप अब बॉडी कोलकाता पुलिस के अंडर में है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुम लोग सीधे शमशान घाट पहुंचो। सर हॉस्पिटल का डेथ सर्टिफिकेट देखे बिना मैं ये बॉडी क्रिमेट नहीं कर सकता हूँ, ये रूल्स है, मुझसे ज़्यादा तो आपको पता होगा। ऐसा कैसे होगी? हेलो प्रताप, तुम लोग कहाँ हो? अभी तक शमशान घाट क्यों नहीं पहुंचे? हम लोग पूरी रीति रिवाज किए बिना विद्या का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। प्रताप तुम लोग समझने की कोशिश करो, ये मामला कोलकाता पुलिस के हाथ में है। देखो वो लोग तुम्हारा वहां इंतजार कर रहे हैं कि तुम लोग विद्या का डेथ सर्टिफिकेट लेकर वहां पहुंचो। देखो अगर तुम लोग वहां पर टाइम पर नहीं पहुंचे ना,
तो वो लोग विद्या का एक लावारिस लाश की तरह दाह संस्कार कर देंगे। हम लोग ऐसे जल्दबाजी में उसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। वो लोग अभी के अभी उसका अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। लेकिन क्यों? काकू, शायद मुझे लग रहा है कि वो लोग बहुत घबराए हुए हैं। अगर मीडिया को पता चल गया तो वो खबर चारों तरफ फैल जाएगी और फिर दिल्ली वाले केस की तरह वो लोग सड़कों पे ना उतर आए। इसी बात का डर है उन्हें, इसीलिए वो लोग हथकंडे अपना रहे हैं। वो अपना मनमानी करना चाहते हैं। ऐसे मैडम, अब जब कुछ नहीं बचा तो ये लोग डरा धमका के जोर जबरदस्ती विद्या का अंतिम संस्कार जल्द से जल्द करवाना चाहते हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि उसका अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ हो। वो ठीक से जी तो नहीं सकी और अब ये लोग मरने के बाद भी उसे शांति देना नहीं चाहते। आप लोग फिक्र मत करो, वो ऐसा नहीं कर सकते। हम लोग कुछ करते हैं। मैडम, आप लोग जल्दी से आ जाओ। किससे बात कर रहे हैं? मैडम, किस बात कर रहे हैं? एक मिनट छोड़ दो सर। तुम लोग मेरी बात सुनो। अच्छा होगा कि तुम चुपचाप विद्या का डेथ सर्टिफिकेट लेकर के शमशान घाट पहुंच जाओ। तुम दोनों माँ बाप हो उसके। अब ये झगड़ा छोड़ो और शांति से अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर दो। सुनो, बात समझने की कोशिश करो, वरना नाटक ना बहुत महंगा पड़ जाएगा तुम लोग को। बात कर रहा हूं ना मैं। चलो बात चलो। देखो, तुम लोगों की भलाई के लिए बोल रहा हूं। मेरी सलाह मान लो और शांति से अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर दो। ये बात यहीं खत्म करो और यहाँ से कहीं चले जाओ। यही तुम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। चलो चलो, शूट करो, चलो। कौन हो तुम लोग? हमें पता चला कि आप इनकी 16 साल की बेटी विद्या की मौत की खबर को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें तो ये भी पता चला है कि आप इनके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं इनकी बेटी का दाह संस्कार करने के लिए। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। आप लड़के के मामा हैं? जी। आपको कुछ कहना है? जी। पीड़ित लड़की का परिवार कहाँ है? अब क्या सच है कि आप बॉडी को यहाँ जबरदस्ती लेकर आए हैं? बिल्कुल सच नहीं है। देखिए, हमारे पास ऊपर से ऑर्डर्स थे। पुलिस इस केस को दबाने की कोशिश क्यों कर रही है? मैम देखिए, जो ऑर्डर्स हमें मिले हम वही काम कर रहे हैं। मिला हुआ है सर। सर, यहाँ पे सिचुएशन एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। चारों तरफ मीडिया फैल गई, लड़की के घर पर भी और शमशान घाट पर भी। जाओ, उन लोगों को जाने दो और हाँ, वो शमशान घाट पर पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देना कि लड़की की बॉडी उनके हवाले कर दो। फिर वो जैसे चाहें उसका अंतिम संस्कार कर सकते हैं। लेकिन दूसरी एफआईआर तो सिर्फ छेड़छाड़ की थी, रेप की कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई गई। पर लड़की के घर वालों का तो कहना है कि उन्होंने रेप की एफआईआर दर्ज करवाई थी। जी नहीं, यहाँ तक कि एफआईआर की कॉपी उन्हें पढ़ के सुनाई गई थी। लेकिन उन लोगों का कहना है कि उन्हें बंगाली ठीक से समझ में नहीं आती। अब इस बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया। देखिए, केस क्राइम ब्रांच के हाथ में है और उन्होंने ही विद्या के कातिलों को अरेस्ट किया है और वही इस केस को हैंडल कर रहे हैं। हमने तो सिर्फ अपराधियों को अरेस्ट किया है, ये केस हमारे पास दर्ज नहीं है। आप लोगों को ये प्रश्न तो रुईबाग पुलिस से करने चाहिए। अरे आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? ये केस अब शाखाती पुलिस के पास है, आप उनसे पूछिए। देखिए, मैं आपको पहले कह चुका हूं कि ये केस क्राइम ब्रांच के हाथ में है। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं आपको नहीं दे सकता। बलात्कार के 5 आरोपी और हत्या के 2 आरोपी इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। चार्जशीट फाइल की जा चुकी है, लेकिन केस शुरू होना अभी बाकी है। विद्या का परिवार वो जगह छोड़ के जा चुका है। पहली बार एक बर्बर अपराध की शिकार विद्या की सुरक्षा के लिए पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया। दूसरी बार वो फिर उसी अपराध का शिकार हुई और तीसरी बार उसे जला दिया गया और उसकी मौत हो गई। इस अपराध को छुपाने और उससे जुड़ी हर खबर को दबाने के पीछे क्या कोई राजनीतिक सोच छुपी थी? क्या इसी सोच की वजह से जल्दबाजी में उसका अंतिम संस्कार करने की कोशिश की गई? कोई नहीं जानता,
किसी के पास इन सवालों के जवाब नहीं। ऐसे गुंडे हमारे समाज में क्यों पनप रहे हैं? उन्हें किसका आश्रय है सब जानते हैं, लेकिन इस समस्या का हल किसी के पास नहीं। हमारे प्रशासन के पास तो बिल्कुल नहीं। सिर्फ टेलीविजन पर होने वाली चर्चाओं में सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता अपनी पार्टी की एफिशिएंट गवर्नेंस यानी कि निपुण और प्रभावशाली प्रशासन की बातें करते हैं। बताते हैं कि उनकी पार्टी क्या परिवर्तन लाई। हर पार्टी अपने आप को सच्चाई और ईमानदारी का स्रोत बताती है, अच्छे प्रशासन का पथ प्रदर्शक बताती है, लेकिन ये सारी हवाई बातें हैं। हमारे नेता खुद ऐसे असामाजिक लोगों की बोली बोलते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी को नजरअंदाज करते हैं। वो खुद बलात्कारियों के पक्ष में बोलते हैं। विद्या सिर्फ 16 साल की थी, उसे जीने का हक था, उसे सुरक्षित महसूस करने का अधिकार था, उसे एक ऐसे प्रशासन का अधिकार था जो उसके परिवार को इस तरह से दर दर भटकने पे मजबूर ना करता। प्लीज वोट कीजिए और एक ऐसे आदमी के लिए वोट कीजिए जो ना गुंडागर्दी की भाषा बोलता हो, ना गुंडागर्दी करता हो और ना ही गुंडागर्दी को प्रोत्साहित करता हो। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, आपका एक वोट बहुत कीमती है। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।